हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। टेस्ट नंबर हम लोग 3 कर रहे हैं। ठीक है, 2 बार इसके कर चुके थे, 70 क्वेश्चन तक कर चुके थे। ठीक है, 71 से करते हैं। पार्ट 2 की थंबनेल में क्वेश्चन नंबर 41 से 80 लिखा है एक्चुअली। ठीक है, तो वो 80 तक कर नहीं पाया था उस दिन, 70 तक ही कर पाया था, तो 71 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से बिलर हैं, धुंधले हैं, मैनेज कर लेना। ठीक है, मैं डिक्टेट तो कर ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 71 में यहाँ पे मैचिंग कराना है। देखिए यहाँ पे विदेशी यात्रा का अधिकार लिखा है। विदेशी यात्रा का अधिकार हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है। आर्टिकल 19 के बारे में पूछा था ना, आर्टिकल 19 में सब क्लॉज करके पूछा था और उसके सामने विदेशी यात्रा का अधिकार लिखा था। आर्टिकल 19 में कितने आर्टिकल हैं सब क्लॉज करके? 6 आर्टिकल हैं। ठीक है, ABCDEF नहीं है, G है, जिसमें से डी वाले में यानी आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी में था, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये लिखा था ना। यानी डी में क्या लिखा था? भारत के अंदर आपको घूमने का अधिकार है। ठीक है, बाहर घूमने का अधिकार 19 में नहीं है, विदेश में यात्रा करने का अधिकार 19 में नहीं है, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 21 में। ठीक है, विदेशी यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 में है। ठीक, याद रखना। तो ये तो इसके सामने गलत मैच है 39, तो इसको तो गलत मैच कर दो। ठीक, तो फिर 39 में क्या है? 39 में आपको एक चीज़ याद रखनी है जो आपको पॉइंट नंबर डी में दिख रहा, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ठीक, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 39 में। और आर्टिकल 39 क्या है? ये DPSP है। ठीक है, और DPSP क्या है? चैलेंजेबल है नहीं। चैलेंजेबल नहीं है तो ये डिस्पैरिटी हमेशा रहेगी। ठीक, चलिए एक ऑप्शन वहाँ पे क्या था? 44 भी था। 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो समान नागरिक संहिता की बात कहाँ होती है? आर्टिकल 44 में। ठीक है, और 44 क्या है? ये भी DPSP है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी आ ही नहीं पाएगा। और मुद्दा हमेशा न्यूज़पेपर वालों को छापने के लिए बना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री की बात कहाँ हुई है? 48 में। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। और इसी आर्टिकल में जानवरों के स्लॉटर को भी रोका गया है। ठीक है, प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर्स ऑफ काउज एंड काप्स, गाय के स्लॉटर को यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया क्योंकि DPSP है। ठीक है, DPSP रहेगा तो आप जान रहे हैं पूरी कहानी। ठीक, तो आपने आर्टिकल 48 देखा एनिमल हस्बेंड्री, आपने आर्टिकल 44 देखा, क्या देखा इसमें? समान नागरिक संहिता देखा। ठीक, और आर्टिकल 40 में आप लोग जानते हैं इसमें क्या है? इसमें ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार पूछता रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। DPSP तो सारे याद होनी चाहिए ना, कितने से आर्टिकल ही हैं। तो अब मैचिंग करा लो। 40 के सामने ग्राम पंचायत लिखा हुआ दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया। आर्टिकल 44 के सामने समान नागरिक संहिता दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा लिखा हुआ, तो ये करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन और बचा। 48 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था, तो इसके सामने लिखा हुआ दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो इसको भी गलत कर दो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट है और करेक्ट पूछा था। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे आइए 72 पे देखिए, हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था। पार्ट नंबर ये कौन सा है? पार्ट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है, पार्ट नंबर ये 14A है। ठीक है, 14A। 14A में क्या है? ये ट्रिब्यूनल्स हैं। 14A में ट्रिब्यूनल्स हैं। इसमें 2 ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B। ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात हुई है। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन करता है? संसद करती है। ठीक है, पहली चीज़। ठीक, तो आपने अभी देखा ना आर्टिकल 323 ये देखा। ठीक है, यानी ये उसी की बात कर रहा है। ठीक, अब पढ़िए क्वेश्चन के अंतर्गत किसके द्वारा सेवा संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय यानी सिटीजन कोर्ट या हाई कोर्ट से अलग कर प्रशासनिक अधिकरणों को सौंपा जा सकता है? प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ठीक, सबसे पहले ट्रिब्यूनल समझो। ठीक है, ट्रिब्यूनल होते क्या हैं? ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्ध न्यायिक संस्थाएं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। इन संस्थाओं का क्या मतलब है? यानी ये जुडिशियल तो हैं लेकिन ये अर्ध हैं, क्वासी हैं, तो इससे आप लोग मतलब निकाल सकते हैं। यानी इन अधिकरण में या फिर इन ट्रिब्यूनल्स में जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं रहते हैं। ठीक है, लाइक जज और जस्टिस। ठीक है, वहाँ पे लोग कौन बैठे हैं? लोग बैठे हैं एडमिन वाले ही, एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही बैठे हैं। और काम कैसा कर रहे हैं? काम कर रहे हैं जुडिशियल वाला। ठीक, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो ट्रिब्यूनल्स ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका काम तो रहता है न्यायालय की तरह, कोर्ट्स की तरह, लेकिन निर्णय देने वाले जो ऑफिसर रहते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर नहीं रहते हैं, जज नहीं रहते हैं। ठीक है, यानी काम तो जुडिशियल हो गया लेकिन उनके ऑफिसर लोग जो हैं वो नॉन जुडिशियल हैं, इसलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, सारी ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जैसे आपने NGT पढ़ा होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका कोई आदेश आता है तो प्रशासन मानता है कि नहीं मानता है? बिल्कुल मानता है। जैसे कोर्ट का आदेश मानता है वैसे ही NGT का भी आदेश मानती है प्रशासन। लेकिन NGT में जो लोग बैठे हैं वो जज थोड़ी ना बैठा है कोई, है ना, जज नहीं बैठा है वहाँ पे, एक IAS ऑफिसर ही बैठा है। प्रशासन के लोग बैठे हैं या जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बौद्धिक प्राणी होंगे वो बैठे होंगे, लेकिन जज नहीं बैठा वहाँ पर। ठीक, तो फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? हाई कोर्ट के पास समय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, इसलिए यही काम डेलीगेट किया हुआ है ट्रिब्यूनल्स को। अब डेलीगेशन समझ में आ रहा? ठीक है, तो NGT या फिर ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ट्रिब्यूनल्स भी डेलीगेटरी वर्क करती हैं। ठीक है,
इसलिए तो ट्रिब्यूनल्स का जो अंतिम निर्णय होता है वो चैलेंजेबल होता है। आप अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हाई कोर्ट की होगी, अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सुप्रीम कोर्ट की होगी, ठीक है। और डेलीगेशन में आपने यही पढ़ा था, काम आप दूसरे को सौंप देते हैं, कुछ राइट्स भी दे देते हैं काम करने को, लेकिन अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक। तो ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो शक्ति होती है वो संसद को होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। समझ में आगे बढ़ें, चलिए 73 देखिए। डिस्ट्रिक्ट जज जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। इनकी क्वालिफिकेशन पूछा है, तो ईजी सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो सही है, ये एलिजिबिलिटी होती है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए 7 वर्ष या उससे अधिक एडवोकेट का अनुभव, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी होना चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की गई हो, ये भी एसेंशियल है, ठीक है। डी ऑप्शन जो लिखा है मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर से कम ना हो, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है, 25 ईयर्स का ये प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इन सारे ऑप्शंस को देख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे। आइए इधर पार्ट 21 पे आइए, पार्ट 21 दिख रहा है आपको यहाँ से 371 से लेके 371 जे तक याद करना है, ठीक है। याद हो जाएगा, सारा याद नहीं हो पाए तो कम से कम 3-4 ही कर लेना, ठीक है। 4-5 कर लेना, 3-4 कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा मैचिंग में आते हैं, और 3-4 याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक। 371 के लिए स्पेशल प्रोविजन आपको याद रखना है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, ठीक है। 71 ए है नागालैंड के लिए, बी है असम के लिए, सी है मणिपुर के लिए, ऐसे ही आपको याद कर लेना है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कुछ कोडिंग वोडिंग बना लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ई वाले को, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी है जो आंध्र प्रदेश में, बाकी आपको याद रख लेना है। शुरुआत के 4-5 ही रख लो, बस हो जाएगा काम। चलिए, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लोग देख लेते हैं। 71 ए पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ये नागालैंड के लिए याद रखना। उसके जस्ट बाद 371 बी असम के लिए है, ठीक है। फिर पूछा है आंध्र प्रदेश का एक ऑप्शन था, तो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन डी में है, ठीक है, डी में है। और मिजोरम के लिए भी स्पेशल प्रोविजन पूछे, तो मिजोरम के लिए 371 जी है, ठीक। चलिए, ठीक, तो 371 तो महाराष्ट्र गुजरात के लिए है। उसके जस्ट बाद जो 371 ए था वो किसके लिए था, नागालैंड के लिए था, ठीक है। यानी इसको इससे मिला दो, नागालैंड से मिला दो। और 371 बी किसके लिए था, असम के लिए था, याद आ रहा ना, अभी देखें, ठीक। और डी किसके लिए था, आंध्र प्रदेश के लिए था। और लास्ट वाला जी मिजोरम के लिए, ठीक है। तो कोडिंग क्या बना, 2341, ठीक है, 2341। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए 74 हो गया। 75 देखिए, सीबीसी के बारे में पूछे, सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आपने सीबीसी का कोई आर्टिकल देखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं देखा होगा। और जिनका आर्टिकल के फॉर्म में मेंशन नहीं रहता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक। तब इसकी स्थापना हुई कैसे, तो आपको सीबीसी एक्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सीबीसी एक्ट, अब एक्ट वाली बात यहाँ पे हो रही है, इसका मतलब है इसको संसद ने पास किया होगा, ठीक है, दोनों सदन से पास हुआ होगा, दोनों हाउसेस से पास हुआ होगा। और संसद के अधिनियम के द्वारा जब कोई बॉडी बनती है, कोई संस्था बनती है, तो उसे कैसी बॉडी बोलते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी हिंदी में बोलते हैं सांविधिक, ठीक है, सांविधिक, इतना क्लियर। और ऐसी संस्था बनाने के लिए बोला किसने था, आपने के संथानम कमीशन पढ़ा होगा, के संथानम रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आयोग कब बना था, 1962 से 1964। यहाँ पे हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। के संथानम रिपोर्ट ने 2 संस्थाओं को बनाने के लिए सरकार से बोला। पहली संस्था थी सीबीआई, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक। दूसरी संस्था थी सीबीसी, जो क्वेश्चन में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों संस्थाओं की जो स्थापना हुई है और आपको जो आज दिख रही हैं वो किसकी देन है, वो के संथानम रिपोर्ट की देन है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, मैंने सांविधिक बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी सीबीसी को बोला है, ठीक है, सीबीसी को बोला है, सीबीआई को नहीं बोला, क्योंकि सीबीआई की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना कैसे हुई है, सीबीआई जो अपनी पावर है, अपनी पावर को ड्राइव कहाँ से करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है एक 1946 का, याद रहेगा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट से सारी पावर आती है सीबीआई में, ठीक है। यानी आपने समझा इसको कि सीबीआई को अलग से संसद ने कोई अधिनियम बना के फॉर्मुलेट नहीं किया है, जैसे यहाँ पे सीबीसी को किया था सीबीसी एक्ट के द्वारा, ऐसे ही सीबीआई एक्ट ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक। इसका मतलब है कि सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है सीबीसी की तरह, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका कोई यहाँ पर जिक्र थोड़ी ना है कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के फॉर्म में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ठीक है। तो फिर एक कैसी बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर कैसी बॉडी होगी, इसको एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इसलिए ये कैसी बॉडी हुई, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आसानी से हो जाए, हिंदी में समझ रहे हैं ना, सतर्कता आयोग की बात हो रही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, तो पहला पॉइंट पढ़िए, यह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था है, करप्शन को रोकने के लिए बिल्कुल बनाई गई है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट है यह बहुसदस्यीय यानी मल्टी मेंबर ये संस्था है। तो मल्टी मेंबर में कितने लोग आ जाते हैं? ऐसे 3 ही लोग हैं, ठीक है। एक तो खुद CVC हैं यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है। दूसरे और तीसरे इनके असिस्टेंट रहते हैं जिन्हें विजिलेंस कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है। 3 लोगों की ये संस्था होती है। तो मल्टी मेंबर तो हो गया, एक से ज़्यादा मेंबर रहेगा तो वो मल्टी मेंबर हो गया, तो ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है, लेकिन आपको 65 वर्ष के साथ साथ 4 ईयर भी याद रखना है, ठीक है। CVC का कार्यकाल 4 साल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 साल नहीं लगा देना, 5 साल नहीं लगा देना, ना ही 6 साल लगा देना। तो ये 4 वर्ष आपको याद रखना है, ठीक, याद रहेगा 4 ईयर। चलिए चौथा पॉइंट पढ़िए, मानसिक और शारीरिक कारणों से कार असमर्थता यानी यहाँ पे इनकैपेसिटी के कारण पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनको हटाने के जो रीजंस लिखे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो 2 कारण लिखे हैं। पहला तो मिसबिहेवियर लिखा है, ठीक है, मिसबिहेवियर, और दूसरा कारण लिखा है इनकैपेसिटी, ठीक है, इनकैपेसिटी। तो पॉइंट नंबर 4 में इनकैपेसिटी ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ठीक हो गया, यानी यहाँ पे चारों पॉइंट करेक्ट है, ठीक, समझ में आया ना। चलिए तो यहाँ पे 75 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चारों सही है और यहाँ पे गलत पूछा है तो गलत कोई नहीं है, ठीक। 76 देखिए, निम्नलिखित में से शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। एक क्लासिकल लैंग्वेज पूछ रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितनी है आपको याद रखना है, 6 है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वाली जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक, जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख दे रहा हूँ। ये 6 कौन कौन सी हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ठीक है। पॉज करना वीडियो को, अच्छे से देख लेना और ये भी सोच लेना कि इसमें कौन सी नहीं है। यहाँ पे हिंदी दिख रहा है आपको? हिंदी नहीं दिख रहा, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं है, ठीक। और सबसे लेटेस्ट अभी जो 2014 में जोड़ी गई थी वो उड़िया है, ठीक। टोटल 6। तो यहाँ पे देख लीजिए जल्दी से, तमिल है, संस्कृत भी है, तेलुगु भी है, मलयालम भी है। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है पूछा, तो यहाँ पे सभी सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक, समझ आया। चलिए 77 देखिए जल्दी से, ये आसान सा क्वेश्चन है। 1 2 3 हम लोग इस पेपर में कम से कम 10-12 बार तो पढ़ ही चुके हैं। 1 2 3 क्या है? एक प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस प्रोक्लेम करने की, जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश जारी होता है, राष्ट्रपति करते हैं 123 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ पे बी का 4 हो गया, तो बी का 4 कहीं दिख रहा है? यहाँ पे बी का 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये 2 ऑप्शन कट हो गए, ठीक। UPSC में सेलेक्ट हो जाएंगे तो IAS बन जाएंगे, ठीक है, IPS बन जाएंगे, ठीक। अब फॉरेस्ट सर्विस बन जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक, अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा कहाँ पे है? ये 312 में, ठीक है, 312 में, क्लियर है, ठीक। फिर एक ही आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 231, ये 2 राज्यों का कॉमन कोड की बात करते हैं, ठीक है। डी का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा ना अब तो। चलिए अब मिला लेना, ठीक है, हम मिला नहीं रहे, आप लोग मिला लेना। 77 78 देखिए, 78 पेशा अधिनियम 1996, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन सा एक्ट है? PESA एक्ट 1996। ये याद रखना है आपको ईयर, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म जानिए। पेशा मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी आप आर्टिकल 40 में क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम पंचायतें पढ़ रहे हैं ना, ग्राम पंचायतें पढ़ रहे हैं। आप ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का चुनाव देख रहे हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसे क्षेत्र भी देखे होंगे जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई प्रधानी के चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिर इनका गवर्नेंस का क्या होगा? पुराने समय में तो इन आदिवासियों का सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम एक रहता था, ठीक है, लेकिन वो सब एक तो अंग्रेजों ने चौपट कर दिया था। जो कॉलोनियल पीरियड था और हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रहा है, ठीक है, उस दौरान इस सिस्टम का, सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम का, जो आदिवासियों का सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम था, इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। और ये इफेक्ट इतना पड़ा कि ये डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, बहुत जगह पे तो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। आदिवासियों का जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता था, ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता था आदिवासियों का, वो सब चौपट कर दिया अंग्रेजों ने मार मार के। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आदिवासियों का जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, सेल्फ गवर्नमेंट जो सिस्टम था, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा एक्ट आया, पैसा एक्ट 1996। इसलिए लिखा है ये पंचायत जो अभी आप लोग देखते हैं आर्टिकल 40 में, इसीलिए आप जो पार्ट 9 में देख रहे हैं ना ग्राम पंचायत है, वो एक्सटेंड किया गया कहाँ तक? शेड्यूल्ड एरिया तक। क्यों शेड्यूल्ड एरिया तक? क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया में कौन बैठा है? ये आदिवासी बैठे हैं, ठीक है, आदिवासी बैठे हैं। जैसे आप झारखंड का पढ़ते होंगे, झारखंड में एक समय में बहुत ज़बरदस्त ट्राइबल गवर्नेंस सिस्टम हुआ करता था, ये सब चौपट कर दिया अंग्रेजों ने, झारखंड का पूरा ट्राइबल सिस्टम खत्म कर दिया। झारखंड की जो मेजर ट्राइब्स थी उनका एक ज़बरदस्त हुआ करता था ये सिस्टम, जैसे संथाल आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ओरांव पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओरांव, ठीक है, ये ट्राइब है, ट्राइब में भी पूछ लेता है। मुंडा आप लोग जानते हैं, ठीक है, और एक ट्राइब और है हो करके, सिर्फ हो, HO हो। इन चारों समूह में, 5 समूह में ज़बरदस्त सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम हुआ करता था एक समय, ठीक। तो एक खतरा तो अंग्रेजों से वो जो था उन्होंने अपना काम कर दिया, दूसरा खतरा तो खुद घर में ही है। घर में कैसे? जो अपन लेवल में जो पंचायतें चल रही हैं, जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत चल रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत चल रही हैं, ये ब्लॉक लेवल की और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायतें हैं वो भी इनको दबाने की कोशिश करती हैं। किसको? ग्राम पंचायतों को, ठीक है, ग्राम पंचायतों को इनके अधिकार छीनने की कोशिश करती है, इन पर हावी होने की कोशिश करती है ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायतें। तो ग्राम लेवल की पंचायत को मजबूत बनाना ही पेशे का मुख्य उद्देश्य है। पेशा 1996 एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्राम पंचायतों को और मजबूत बनाना, ठीक, ताकि इनका कोई इंटरफियर ना हो पाए, ठीक है। पहले के अंग्रेज तो जो करना था कर गए, आज के अंग्रेज तो यही बैठे हैं ना।
यानी पावर डेलीगेटेड टू ग्राम सभा कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय हायर लेवल ऑफ पंचायत। इस एक्ट को ट्राइबल लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट, कितना बढ़िया शब्द इन्होंने निकाला, ट्राइबल लेजिस्लेशन। विधान अब यहीं से हो रहा है, ट्राइबल का एक खुद का विधान है। ठीक है, इतना बहुत है ना। चलिए अब जल्दी से पॉइंट पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, जनजातीय जनसंख्या, ट्राइबल पॉपुलेशन को स्वशासन, स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल इसी के लिए तो किया गया, यही तो मोटिव था। दूसरा पॉइंट पढ़िए, जनजातीय जनसंख्या की आवश्यकता अनुरूप पंचायतों को अधिकार प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायत तो पहले चली रही हैं, ठीक है, पार्ट 9 में चली रही हैं, पहले से चल रही हैं, लेकिन इसमें ऐड और क्या कर दिया, ट्राइबल एरिया को कर दिया ऐड, ट्राइबल एरिया। ठीक है, वही तो फुल फॉर्म था पेशा का। और ट्राइबल एरिया में रह कौन रहा, यही तो रह रहे हैं, जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या तो रह रही है। ठीक, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी पॉइंट पढ़िए, उच्च स्तर यानी हायर लेवल की जो पंचायत है, ब्लॉक लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, को ग्राम सभा पर अधिकार प्रदान करना। इसी से तो बचाना है भाई, इसी से बचाने के लिए तो पेशा एक्ट आया। ठीक है, और यहाँ पे यही लिख रहे हैं, ग्राम सभा पे अधिकार नहीं जमाना है, आधिपत्य नहीं जमाना है हायर अथॉरिटी को, जबकि उनसे बचाना है। ठीक, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना। सहयात्री लोकतंत्र का मतलब है कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आपने गलत, यहाँ पे गलत बताना था। ठीक है, गलत बताना था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक, समझ आया। चलिए आगे बढ़े। अब 79 देख लो आप जल्दी से। देखिए भाई, क्वेश्चन आ गया, सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा केस संथानम कमेटी देखा, 1962 1964 देखा। ठीक, केस संथानम याद रहा, केस संथानम रिपोर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीबीआई बनवा दिया। ठीक है, इन्होंने सीबीसी बनवा दिया, सीबीसी को एक्ट से ही बनवा दिया पार्लियामेंट के। ठीक है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। सीबीआई को स्पेशल पुलिस एक्ट से पावर दिला दी। ठीक है, और गवर्नमेंट के सामने के संथानम रिपोर्ट ने इतनी मजबूती से बात रखी कि गवर्नमेंट ने ही एक रेजुलेशन निकाल दिया और सीबीआई का निर्माण कर डाला। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से बनी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, हिंदी में सांविधिक भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में वैधानिक भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, स्टैट्यूटरी की हिंदी मीनिंग है। अब जल्दी से पॉइंट पढ़िए, इसकी स्थापना संथानम आयोग की सिफारिशों पर की गई, बिल्कुल यही सीखा हमने। दूसरा पॉइंट है, एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, अभी सीखा हम लोगों ने। तीसरा पॉइंट देखा, तीसरा पॉइंट देखिए, इसका मुख्य मिशन संविधान और देश के कानून की रक्षा करना है। तो कानून की रक्षा करना तो बिल्कुल है, कानून में ये लिखा है कि करप्शन नहीं करना है, तो करप्शन रोकने का काम सीबीआई करती है, तो सही तो है। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे ये मत खोजने लगना कि यहाँ पे करप्शन नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली वही चीज़ लिख रहा है। और चौथा पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है। हाँ, तो ये तो काम चलाऊ हर संस्था में आप पॉइंट जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक, 2 महा गलत है, और इसलिए क्वेश्चन वो पूछा भी था। ठीक है, 79 पूछने का कारण है वो आपसे यही जानना चाहता था कि इसकी स्थापना कैसे हुई है, तभी आप बता पाओगे स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, तो जहाँ जहाँ पे कट कर दो। ठीक, अच्छा हम लोगों ने तो पूरा आंसर ही निकाल लिया ना, तो 134 है। ठीक है, समझ आया ना। इसकी स्थापना याद आ रहा ना, अभी हम लोगों ने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है, लिख दे रहा हूँ फिर से। चलिए 79 हो गया, 80 आ जाइए। यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो रही है, लेकिन राज्यों के बारे में बताना, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993। ये पूछा है कई बार, 1993 पूछा है। ये कब का है, ये एक्ट कब का है, 1993 का, क्योंकि इसी के थ्रू यूनियन लेवल पे भी ह्यूमन राइट कमीशन बने और स्टेट लेवल पे भी ह्यूमन राइट कमीशन बने। ठीक है, यूनियन वाले को जैसे हम लोग बोलते हैं एनएचआरसी। ठीक है, एनएचआरसी बोलते हैं ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और स्टेट वालों को ये बोल ही रहे हैं। ठीक, तो इन सब बनने का दौर कब आया, 1993 में। ठीक है, और आजकल ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत हो रही हैं, हर जगह ही घुसा देते हैं ह्यूमन राइट्स, है ना। इनका जो ऑब्जेक्टिव था ना, वो निकल नहीं पाया, इसका गलत यूज हुआ है इन कमीशनों का। वो आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर ये बॉडी है, तो हाँ बिल्कुल है, जैसे आपने अभी सीबीसी में पढ़ा था ना, ऐसे यहाँ पे भी है 3। ठीक है, 3 लिखना चाहिए, 1+2 लिखना चाहिए। ठीक है, 1+2, 1 का मतलब होता है मुखिया, चीफ, अध्यक्ष। ठीक, और 2 का मतलब उनके असिस्टेंट। ठीक है, तो 1 का मतलब चेयरपर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन, और 2 कौन होंगे, उनको वाइस चेयरपर्सन बोल लीजिए या फिर मेंबर बोल लीजिए। ठीक है, तो 3 लोगों का ये बॉडी होती है, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन कर रहा है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल, स्टेट के लिए है तो स्टेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे दोनों सही हैं। अब अगर कोई पूछे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन संवैधानिक संस्था है, तो आप लगाओगे उस पर टिक, नहीं लगाओगे ना, क्योंकि आप तो सीख लिए ना कि ये 1993 के एक्ट से बनी है। इसका मतलब है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, संसद के अधिनियम से बनी है। ठीक है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इनका। ठीक है, तो ये सांविधिक बॉडी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना भूल गया इसमें, बस जाना समझ नहीं लगेगा। पेशा अधिनियम 1996, ये जो हम लोगों ने इतनी कहानी पढ़ी थी, और ग्राम पंचायतों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेशा अधिनियम 1996 आया, ये कौन सी कमेटी ने बोला था ऐसा करने को, मतलब सिफारिश किसने की थी सरकार से कि आप पेशा अधिनियम बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस कमेटी का नाम याद रखिए। ठीक है, भूरिया कमेटी, भूरिया समिति, याद रहेगा। चलिए बस ये बताना था, अभी याद आया तुरंत। ठीक ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने 80 कर लिया, 81 पे आ जाइए जल्दी से। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों को बताना है।
इलेक्शन कमीशन को आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं आर्टिकल 324 में, पहली चीज़, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के जितने भी प्रोविजन है वो 324 से 329 में, ठीक। इसका मतलब क्या है, इससे क्या फाइंडिंग आप निकाल रहे हो? इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और मेंशन होने के कारण ये क्या हो गया, ये बॉडी कैसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक बॉडी होगी, ठीक है। आप पार्ट 15 पढ़ेंगे ना, पार्ट 15 इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन का ही है, ठीक है। इन्हीं 324 और 329 के बीच में ही आपको इलेक्शन कमीशन की पावर्स मिलेंगी, फंक्शंस मिलेंगे, ठीक है, कार्यकाल वगैरह मिलेगा, एलिजिबिलिटी वगैरह मिलेगी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ये बॉडी भी वैसे ही है जैसे आपने सीबीसी पढ़ा था, मतलब मैं मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीसी आपने 3 मेंबर बॉडी पढ़ा था, 3 मेंबर बॉडी यानी एक चेयरपर्सन रहते थे और बाकी 2 उनके सदस्य रहते थे, ठीक है। ऐसा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, ये एक समय पर एक मेंबर बॉडी हुआ करती थी, एक मेंबर बॉडी। अब पता नहीं क्या सोच के एक मेंबर बॉडी बनाया था, इतना बड़ा काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। खैर अब एक मेंबर बॉडी नहीं है, अब सीबीसी की तरह है, यानी 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, 3 मेंबर बॉडी यानी वही चीज़ 1+2 या 2+1, एक चेयरमैन और दो मेंबर, ठीक। इनका फंक्शन आप लोग जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं। कहाँ कराते हैं? सेंट्रल लेवल का कराते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कराते हैं, यानी लोकसभा का भी चुनाव कराते हैं, ये राज्यसभा का भी चुनाव कराते हैं, ठीक। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का भी इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कराते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कराते हैं, यानी विधानसभा का भी कराते हैं और विधान परिषद का भी कराते हैं, ठीक। बस ये काम है। गवर्नमेंट लेवल पे एक बॉडी और बची है, वो है ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज़। इनके भी सब भी तो चुनाव होते हैं, लेकिन इनके चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, ठीक है। इनके लिए अलग से बॉडी बनी है, पंचायतों के इलेक्शन के लिए अलग से बॉडी बनी है, उसे बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे इस तरफ देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा इलेक्शन जो कराता है वो आप लोग प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जानते हैं, ईसीआई कराता है, और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन ईसीआई कराता है, ठीक। अब जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। आप अगर 324 से 329 के बीच में देखेंगे ना, तो इनके बीच में कोई भी आर्टिकल उनकी एलिजिबिलिटी को लेकर नहीं है, ठीक है। एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी आर्टिकल नहीं है 324 से 329 के बीच में, ठीक। चलिए अब जल्दी से पहला पॉइंट पढ़िए। यह एक स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंट होगी तभी ठीक से काम कर पाएगी, है ना। दूसरा पॉइंट है विधानमंडल, यानी लेजिस्लेशन जो है, स्टेट लेजिस्लेशन जो है, और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधी कार्य शक्ति को प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सलाहकारी, एडवाइजरी और अर्ध न्यायिक श्रेणी यानी क्वासी जुडिशियल श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो आपको ये भी जान लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव के अलावा ये भी काम रहते हैं उनके पास, एडमिन वाले काम रहते हैं, एडवाइजरी वाले काम रहते हैं, क्वासी जुडिशियल वाले भी काम रहते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट देखिए, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की जो अर्हता है, एलिजिबिलिटी है, संविधान में उल्लिखित है, बिल्कुल उल्लिखित नहीं है, हम लोगों ने सीखा भी, ठीक है। 324 से 329 के बीच में कहीं भी एलिजिबिलिटी नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये गलत है पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, राजनीतिक दलों के विवादों के समाधान हेतु इलेक्शन कमीशन कोर्ट के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, आप आर्टिकल 329 पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको इलेक्शन कमीशन कोर्ट मिल जाएगा, कोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए तो ये पॉइंट लिखा है अर्ध न्यायिक श्रेणी। समझ में आ रहा है ना, क्वासी जुडिशियल बॉडी। देखो इलेक्शन कमीशन कोर्ट वाला काम कर रहे हैं, तो जुडिशरी वाला कर रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल लोग हैं वो जज थोड़ी ना इलेक्शन कमीशन के लोग, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में यही लोग तो बैठते हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग बैठते होंगे, वहाँ पर जज थोड़ी ना बैठता है, इसलिए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी मिल गया आपको क्वासी जुडिशियल बॉडी का, ठीक, सीख लिए। चलिए, तो यहाँ पे 1 सही है, सेकंड सही है, 4th सही है, तीसरा गलत है बस, तो तीसरे को गलत बता दो, और गलत पूछा ही था तो यहाँ पे केवल 3 गलत है, ठीक, यहाँ पे केवल 3 गलत है, गलत पूछा ना इसलिए। चलिए 82 देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? और जल्दी से देखो उसको, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज़, आपको पता है पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 9 में ग्राम पंचायत है, ठीक है। पालिका कितने में है? पार्ट 9A में है, ठीक है। नगर पालिका है पार्ट 9A में। शेड्यूल कौन सा है इनका? शेड्यूल 12वां है, ठीक है। 11वां ग्राम पंचायत का, 12वां म्यूनिसिपैलिटीज़ का। आर्टिकल के फॉर्म में यदि जानना चाहेंगे तो आर्टिकल 243 में आप देखेंगे तो नगर पालिका मिल जाएंगे, ठीक है। 243 शायद पी के बाद स्टार्ट होता है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पार्ट 9A यानी पंचायती राज, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 29, ठीक है। और नगर पालिकाओं में कितने सब्जेक्ट दिए हैं काम करने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट ने ये 18 सब्जेक्ट दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 सब्जेक्ट नगर पालिकाओं के लिए हैं काम करने के लिए, और 19 सब्जेक्ट जो हैं वो पंचायतों के लिए हैं काम करने के लिए, ठीक है। अब ये जो आपने 18 पार्ट, अब ये आपने जो 18 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन 18 में से इन्होंने ये पूछ लिया 4। अब बताइए इन 4 में कौन 18 के अंतर्गत आता है? इन 18 में है कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो इसमें लाई कर रहा होगा, 29 वाले में लाई कर रहा होगा, यानी ग्राम पंचायत में लाई कर रहा होगा, उसी को आपको हटाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट पढ़िए, गंदी बस्ती सुधार यानी स्लम रिफॉर्म्स। अब स्लम्स कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं कि शहर में रहते हैं? शहर में रहेगा ना स्लम्स, गांव में थोड़ी ना गंदी बस्ती होती है, स्लम बस्ती होती हैं। तो ये ऑब्वियसली नगर पंचायत का काम हो जाएगा, ठीक है, नगर पालिकाओं का काम हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सम्मिलित होगा। 18 जो सब्जेक्ट हो उसमें से बिल्कुल है एक सब्जेक्ट, ठीक। दूसरा पॉइंट पढ़िए, नगरीय निर्धनता उन्मूलन, नगर से संबंधित है तो बिल्कुल ये भी होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। गाँव में पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं होती है, एक बार जान लीजिए। गाँव में तो पशुओं को लोग पूछते हैं, ठीक है,
क्रूरता होती है शहरों में, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर पंचायतों से संबंधित है, ये 18 के अंदर ही आते हैं, ठीक। ये जो चौथा ऑप्शन लिखा है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, तो शहरों में भूमि कहाँ है जो उसका सुधार करोगे, ये तो ऑब्वियसली ग्राम पंचायत का पार्ट होगा ना। डी जो है भूमि सुधार वो पंचायत का पार्ट है, ठीक है। पंचायत यानी ये चीज़ पार्ट 9 में जो 29 सब्जेक्ट है ना, 29 में से एक सब्जेक्ट भूमि सुधार है, ठीक है। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको 29 सब्जेक्ट दिखाता, तो आपको आइडिया लगता कि पंचायतें होती हैं वो किस किस विषय पे काम करती हैं, और नगर पंचायतें जो होती हैं वो किस किस विषय पे काम करती हैं। 18 जो सब्जेक्ट है वो दिखाते हैं। जैसे भूमि से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होगा वो ऑब्वियसली कहाँ पे होगा, वो शेड्यूल 11 में होगा। शेड्यूल 11 यानी पार्ट 9 ही है, ठीक है। पार्ट 9 यानी वही 29 यानी पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। सिंचाई वाला कोई सब्जेक्ट होगा तो वो भी आ जाएगा 11 शेड्यूल में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन वाला आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। पोल्ट्री, डेयरिंग, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, ये सारे के सारे सब्जेक्ट पार्ट 9 में, ठीक है, ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं पूछा था तो आंसर हो गया डी, ठीक। चलिए 83 आइए जल्दी से। 83 में क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। आ जाइए तो फिर जल्दी से देख लीजिए, पार्ट 10 देख लीजिए। पार्ट 10 में क्या है, क्या लिखा है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, तो याद रहेगा। पार्ट 5 आप जानते हैं यूनियन का है, पार्ट 6 किसका है, ये स्टेट्स का है। पार्ट 7 है नहीं, ठीक है। पार्ट 8 किसका है, यूनियन टेरिटरीज का है, ठीक है। पार्ट 9 पंचायत का है, ठीक है। पार्ट 9A किसका है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ का है। पार्ट 9B किसका है, पार्ट 9B ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सरकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। और पार्ट 10 जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या देखा आपने, भाग 10, ठीक है, आंसर बी हो गया। चलिए 84 आइए। निम्नलिखित कथनों को यहाँ पे क्रम से संयोजित कर दो जल्दी से। भारत का पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था वो मद्रास में हुआ था, ठीक है, मद्रास में हुआ था, और ये 1688 की बात है। फिर लगभग 40 साल बाद फिर कहाँ का स्थापना हुई नगर निगम का, बम्बई का और कोलकाता का, ठीक है। ये हुआ था 1726 में। रिपन के बारे में आप लोग जानते हैं, रिपन के बारे में, है ना, इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही लिखा ही है, स्वशासन संबंधी मैग्ना कार्टा जारी किया था लॉर्ड रिपन साहब ने, और इनका टाइम याद होगा ना, ये जस्ट डिफरेंस से पहले थे, ठीक है, डिफरेंस से पहले, यानी ये काम हुआ था 1882 में, ठीक। स्थानीय स्वशासन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाना ये 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा हुआ था, ठीक है। लॉर्ड मेयो का जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था ये 1870 की बात है, ठीक, 1870। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, फिर 1870 हो जाएगा, फिर 1882 हो जाएगा, ठीक है, फिर लास्ट में 1935 हो जाएगा, ठीक, यानी 1324 हो जाएगा, 1324 बी ऑप्शन, ठीक है। इनको याद रखना, रिपन साहब को फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। चलिए 85 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी ये जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल। ये पुराना क्वेश्चन हो गया लेकिन कई बार पूछा भी, एग्जाम पूछ चुका है कई बार, ठीक है। तो 101 में याद रखा करें, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 2016 में वो जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, ठीक। इसकी स्थापना कौन करेगा, इस एक्ट के द्वारा प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब जीएसटी काउंसिल की स्थापना करेंगे, ऐसा लिखा है कानून में, ठीक है। और ये बात संविधान में भी जोड़ दी गई कि प्रेसिडेंट साहब जीएसटी काउंसिल की स्थापना करेंगे। और वो आर्टिकल कौन सा है, ये आर्टिकल एक नया जोड़ा जिसे बोलते हैं 279A, ठीक है। तो इसी को जोड़ने के लिए तो ये संशोधन हुआ, ये संशोधन हो पाया तभी तो ये ऐड हो पाया संविधान में, ठीक है। अब ये चीज़ ऐड हो गई, इसका मतलब है वो कानून बन गया, ठीक है। अब इसलिए संविधान में हर एक लाइन जो लिखी हुई है वो कानून है, इसलिए कानून की किताब बोलते हैं। तो 85 का ये हो गया, ठीक। 86 देखिए, संविधान के अंतर्गत गवर्नर को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी कर लोगे। सैन्य शक्तियाँ राज्यपाल को दे दोगे, गड़बड़ा नहीं जाएगा सब, और ऐसा हो जाएगा तो राज्यपाल और प्रेसिडेंट में जबरदस्त क्लैश हो जाएगा पावर्स में, और सीएम लोग राज्यपाल से जुगाड़ करके कुल सेना अपने स्टेट में बुला लेंगे अपने काम के लिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी साहब राज्यपाल से जुगाड़ करके यहाँ पे ऑर्डर दिला देंगे, आदेश दिला देंगे सेना को कि जाओ कूच करके आओ पाकिस्तान पे, या फिर ऐसा आदेश दिला देंगे कि जाओ हैदराबाद में जाओ कूच करा के आओ, और हैदराबाद के गवर्नर आदेश दे देंगे कि जाओ यूपी पे कूच करके आओ। मतलब बहुत क्लैश हो जाएगा। इसको बोलते हैं पब्लिक एड की भाषा में यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड बिगड़ जाएगा सब। मतलब ये जो सैनिक लोग हैं वो किसका आदेश मानेंगे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर का मानेंगे या हैदराबाद के गवर्नर का मानेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड की ऐसी तैसी हो जाएगी। और इसी से संबंधित कूटनीतिक शक्तियाँ भी हैं जो थर्ड पॉइंट में दिख रहा है। कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक, ठीक है। बाकी वित्तीय शक्तियाँ आपने राज्यपाल की देखी है, न्यायिक शक्तियाँ आपने देखी है। न्यायिक शक्ति में मतलब क्षमा करने की शक्ति है ना राज्यपाल को, पूरी तरीके से क्षमा करने की नहीं है लेकिन सजा को कम करने वाली शक्तियाँ तो है ना राज्यपाल को, तो ये जुडिशियल पावर हुई, ठीक है। तो ये 2 शक्तियाँ हैं राज्यपाल के पास है, बाकी जो 3-4 हैं वो राज्यपाल के साथ नहीं रहती हैं, ये प्रेसिडेंट साहब के पास है, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब के पास है। और प्रेसिडेंट साहब को तो आप लोग जानते ही हैं ना, ये तो तीनों आर्म फोर्सेस के क्या हैं, मुखिया हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ कमांडर हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक, 1 और 2 सी ऑप्शन, समझ आया। चलिए 87 देखिए जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है। प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये सबसे बड़ी कमेटी है, ठीक है, संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। सबसे बड़ी का सेंस, इसमें मेंबर 30 रहते हैं, ठीक है, 30 मेंबर।
जैसे आपने एक पब्लिक अकाउंट कमेटी पढ़ी होगी, लोक लेखा समिति, ये कमेटियों के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, ये सारी की सारी पार्लियामेंट की तरफ से कमेटी बनाई हुई है, ठीक है। पार्लियामेंट का काम करती है, पार्लियामेंट के पास इतना समय नहीं रहता है, ठीक है। पार्लियामेंट ने अपना काम डेलीगेट किया हुआ है इन्हीं सब कमेटियों को, ठीक है, इन्हीं सब कमेटियों को। इन कमेटियों में अलग अलग एक्सपर्ट लोग रहते हैं, ठीक। और एक्सपर्ट लोग मंत्री लोग रहते हैं, ठीक है, राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, ठीक। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे जो मंत्री हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, कुछ बहुत बुद्धिमान है, बहुत बौद्धिक है। संसद के पास इतना समय नहीं है, ठीक है। तो संसद अपना काम इन्हीं सब कमेटियों से कराती है, ठीक है। प्राक्कलन यानी एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब समझ रहे होंगे, ये कुछ फाइनेंस से रिलेटेड लग रही है ना। तो ये फाइनेंशियल कमेटी है, ठीक है, फाइनेंशियल कमेटी। बजट जो बनाती है ना गवर्नमेंट, बजट की जरूरत किसको होती है? बजट मतलब क्या? सरकार कहाँ से कमाएगी, कहाँ खर्च करेगी, यही तो है ना बजट। पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री यानी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट यानी सरकार, है ना। तो और सरकार को जो पैसे की जरूरत होती है खर्चे के लिए, वो संसद से डिमांड करती है, ठीक है। तो संसद इसको चेक करेगी ना कि भैया जो तुम इतना पैसा मांगे हो वो सही मांग रहे हो कि गलत मांग रहे हो। तुम्हें जरूरत है 100 की और तुम मांग रहे हो 1000 रुपये, तो देखेगा कौन? ये देखेगा एस्टीमेट कमेटी देखेगी कि हाँ भैया जो तुमने डिमांड की है वो सही की है। और अगर ज़्यादा डिमांड की है तो उसको कट कर देती है। एस्टीमेट कमेटी बोल देती है कि भैया इतना हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आपने अपने काम से बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया है। तो आप संसद में वो सब पढ़ते रहते हो ना, कट मोशन वगैरह, तो वहीं से पैसा कट होता है। इतना समझ में आया? एक चीज़ और जान लीजिए, इन सब कमेटियों का कार्यकाल जो होता है वो 1 ईयर होता है। सुपर इंपॉर्टेंट, पूछा है कई बार क्वेश्चन में। 1 साल का ही इनकी अवधि होती है कमेटियों की, ठीक है। अपने मेंबर सीख लिया, 30 मेंबर कहाँ से हैं? और सिर्फ लोकसभा से हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं है। ऐसा क्यों किया गया? प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी में सारे के सारे मेंबर लोकसभा से हैं, ऐसा क्यों? राज्यसभा से क्यों नहीं है? पीएससी में तो ऐसा नहीं होता है। चलो वो सब कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, नहीं तो इसी क्वेश्चन पे पूरा हो जाएगा टाइम। फिर भी आप लोग सोचना, ठीक है, कोशिश करना जवाब देने की कमेंट में। जो बढ़िया कमेंट देगा, कमेंट के साथ अपना नंबर लिखना, पेटीएम वाला 100 रुपये का नाम मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आइए जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, मैं इसको अब इरेज कर दूं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। पहला स्टेटमेंट है 1921 में जॉन मथाई द्वारा स्थापित एक स्थायी समिति है, इसको परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी, ठीक। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप तो बोले कार्यकाल 1 साल का होता है, 1 साल हो जाता है तो फिर दूसरे मेंबर आ जाते हैं, दोबारा बन जाती है। पहला पॉइंट है 1921 में जॉन मथाई द्वारा स्थापित एक स्थायी कमेटी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या 30 है, ये भी हम लोगों ने सीखा। तीसरा पॉइंट देखिए, सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत द्वारा किया जाता है। ये इसका मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब इसको समझने में भी टाइम चाहिए, पर कोई नहीं, अभी आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसको समझते होंगे ना। प्रेसिडेंट के इलेक्शन वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तब वहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सही हैं। यहाँ पे गलत पूछा था, यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया, ठीक। 87 हो गया ना, हो जाएगा ना अब। चलिए 88 देखिए, 88 देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के द्वारा की गई? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आर्टिकल 338 नहीं बोलना है, ठीक है, आर्टिकल 338, ठीक। 338 प्रावधान करता है इसकी स्थापना के लिए, ठीक है। ये 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और नंबर कौन सा था? 65, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 65वां संविधान संशोधन था, ठीक है। आंसर ए ऑप्शन हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे अपडेट होने की जरूरत है, यानी जब इस कमीशन की स्थापना की गई थी तो ये कमीशन कॉमन था अनुसूचित जाति के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। लेकिन आज की डेट में दोनों कमीशन अलग अलग हैं। आर्टिकल 338 वो है शेड्यूल कास्ट का, ठीक है, और आर्टिकल 338 सब क्लॉज ए, इसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन, ये 2 आर्टिकल आपको अलग अलग याद रखना है, ठीक। पहले एक ही कमीशन में दोनों था, अब अलग अलग हैं दोनों के। तो 338 में SC, 338 ए में ST और 340 में OBC के लिए, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना, 338 है और 340। चलिए आगे आइए, इसको जल्दी से देख लीजिए। आर्टिकल 338 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कमीशन 338 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 338 ए भी दिख रहा, 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, यहाँ पे ST के लिए है। तो ये लास्ट और देख लीजिए, 340 में हम लोगों ने क्या देखा था? OBC के लिए कमीशन की बात हुई थी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। चलिए आइए फिर 89 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की परिभाषा उल्लिखित नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने इसको कई बार सीख लिया है। बजट नाम ना होकर वहाँ पे क्या है? आर्टिकल 112 याद आ रहा, बजट ना लिख के वहाँ पे कौन सा शब्द यूज किया गया है? AFS, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। और बजट में होता क्या क्या है ये आप लोग जानते हैं, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास अर्निंग कहाँ से होगी, यानी सरकार की इनकम किस किस सोर्स से होगी, और सरकार के खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ठीक है, यानी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट को प्राप्तियाँ बोलते हैं और एक्सपेंडिचर को खर्च बोलते हैं, ठीक है, इसी का पूरा विवरण रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही है। सॉरी संविधान में बजट की परिभाषा उल्लिखित है, यहाँ पे ये लिखा ना, तो उल्लिखित नहीं है, तो ये पॉइंट नंबर गलत है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए इसको जल्दी से देखिए, आर्टिकल 112 आपने बजट पढ़ा, लेकिन बजट नाम ना होकर क्या लिखा है? AFS लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा, ठीक है।
110 भी याद रखा करो, ये मनी बिल है, ठीक है, 110 में मनी बिल है, 117 में फाइनेंस बिल है, ठीक, और 108 में जॉइंट सेशन है, जॉइंट सेशन संयुक्त बैठक। चलिए 90 क्वेश्चन करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है, आर्टिकल 129, आर्टिकल 130 और आर्टिकल 131, ठीक है। 129 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुपर इंपॉर्टेंट है तीनों आर्टिकल। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जितने भी डिसीजन अभी तक हुए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, ठीक है, जितने भी केसेस अभी तक हुए हैं, जितनी भी सुनवाई हुई है, जितने भी निर्णय आए हैं जब से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, उन सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे सेफ है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सेफ है। वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे जो डिसीजन है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप बीट आउट नहीं कर सकते हो, इसको आप जला नहीं सकते हो, रद्दी समझ के जला नहीं सकते हो रिकॉर्ड को, ठीक है। सारा डेटा जो है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में वहाँ पे सेफ है, ठीक है। 130 में क्या है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपने पढ़ा था हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में, 2-4 क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा भी कहीं भी सुनवाई कर सकती है, ठीक है, अगर CJI चाहे, लेकिन अप्रूवल चाहिए किसका, अप्रूवल चाहिए प्रेसिडेंट साहब का, ये भी हम लोगों ने सीखा था। 131 सुपर इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी मूल अधिकारता। इससे क्या मतलब है मूल अधिकारता से, मूल अधिकारता से मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक। जैसे कौन कौन से ऐसे मामले हैं, कौन कौन से ऐसे मुकदमे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है, वो यहाँ पे देख लीजिए। यदि कोई मुकदमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वर्सेस केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यदि कोई मुकदमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या फिर कोई और स्टेट है, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ मुकदमा ऐसे, स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगर इस तरह का कोई मुकदमा है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा 131 के तहत, ठीक है। अगर कोई मुकदमा कोई स्टेट है वर्सेस दूसरा कोई स्टेट है, ठीक, अगर कोई इस तरह का मुकदमा है तब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा 131 के तहत। तीसरी कंडीशन ये बनती है यदि 2 स्टेट एक पार्टी में वर्सेस यहाँ पे इन 2 के अलावा कोई और स्टेट आ गया, ठीक है, अगर इस तरह का मुकदमा है इसकी सुनवाई कौन करेगा, 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट में यही लिखा है जो मैंने बताया है। चलें वापस क्वेश्चन पे चलें। आपने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी जैसे कावेरी जल विवाद अधिकरण, ठीक है, गोदावरी जल विवाद अधिकरण, यानी आपने ट्रिब्यूनल्स पढ़े हैं ना, ट्रिब्यूनल्स आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन किससे रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, जल विवाद से रिलेटेड। और जल विवाद से ट्रिब्यूनल्स जो है हम लोगों ने पिछले क्वेश्चनों में सीखा है, बहुत अच्छे से सीखा था कि इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाने की शक्ति सिर्फ कहाँ पे, संसद के पास है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ठीक है। और जल विवाद का ट्रिब्यूनल जो भी डिसीजन दे रहा वो चैलेंजेबल नहीं है, बिल्कुल चैलेंजेबल नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को भूलना नहीं है। इनके अलावा जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे NGT हुआ, इन सब के डिसीजन चैलेंजेबल होते हैं, लेकिन जल विवाद वाले जो ट्रिब्यूनल्स हैं इनके आदेश, इनके निर्णय बिल्कुल भी चैलेंजेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, साफ साफ लिखा हुआ है आर्टिकल में, ठीक है, कि इसमें जुडिशरी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकारता क्षेत्र में कौन कौन शामिल नहीं है, तो हम लोग सब देख ले रहे हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, अभी आपने देखा, बिल्कुल ये तो है, ये तो ओरिजिनल ड्यूरेशन का भाग है ही। दूसरा पॉइंट देखिए, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये भी देखा आर्टिकल 131 से। चौथा पॉइंट देखिए, केंद्र और राज्य का सहयोग और अन्य शेष राज्यों के सहयोग हेतु विवाद, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आता है, ठीक है, 131 के तहत, ठीक है। सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में क्या लिखा, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये तो आपने अभी जो कहानी इतनी चल रही थी, ये जो कहानी चल रही थी इसी पॉइंट के लिए चल रही थी, ठीक है, इसी को समझाने के लिए चल रही पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे शामिल नहीं पूछा था तो आंसर सी हो गया, ठीक, बढ़े आगे। चलिए 91 देखिए जल्दी से, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, जो सबसे आसान वही पकड़ लीजिए, आर्टिकल 368 कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कई बार, संविधान संशोधन, ठीक, लेकिन 368 के दायरे में बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडेबल नहीं है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हो 368 से, ठीक। 124 में क्या है, आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। 2 को पहले बिठाल दो, 2 को पहले बिठाल दो तो 214 बन जाता है, 214 में अब क्या हो जाएगा, हाई कोर्ट बिठाल दो, ठीक है, तो 214 में हाई कोर्ट बिठाल दो, राज्यों के लिए न्यायालय, ठीक, समझ में आया। जैसे हम लोगों ने 123 पढ़ा था, आर्टिकल 123 क्या है, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। 2 को पहले बिठाल दो, 213 बन गया, 213 में क्या था, राज्यपाल की अध्यादेश करने की शक्ति, ठीक है, याद हो गया, अब तो नहीं भूलोगे, वही लॉजिक यहाँ पे भी है। इसको देखिए, बी पॉइंट को देखिए, इसको भी हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। कॉमन कोर्ट के लिए 2 राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन कोर्ट जो है वो आर्टिकल 231 में है, ठीक है, 231 में, तो बी का 2 हो गया, अब एक ही बचा, तो आर्टिकल 323 में क्या है, आर्टिकल 323 में अधिकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही अधिकरण का पार्ट है, ठीक है, पार्ट कौन सा है, 14A, पार्ट यानी भाग 14A, 14A में बस 2 ही आर्टिकल हैं, 323A और 323B, ठीक है, तो वही पूछा है 323 में क्या है, ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। अब सीख लिया, अब इसको बैठ के मिलाते रहना, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ सीख लिया। चलिए हम मिला नहीं रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग पॉज करके देख लेना, ठीक। 93 देखिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं। आपको पता है कि लोकसभा की पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, राज्यसभा के कंपेयर में।
लेकिन कहीं कहीं दोनों की पावर बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोकसभा की पावर राज्यसभा के बराबर कहाँ कहाँ पर नहीं है। ठीक है, या फिर उल्टा बोल लो, राज्यसभा की पावर लोकसभा के बराबर कहाँ कहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक, जैसे हम मनी बिल के बारे में जानते होंगे, मनी बिल के बारे में लोकसभा की पावर बहुत ज़्यादा है, राज्यसभा कुछ भी नहीं है मनी बिल के लिए। ठीक है, फाइनेंस बिल, मनी बिल और एप्रोप्रिएशन बिल, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर ओवरऑल बिल की बात करें तो आप इस बड़े से बॉक्स को फाइनेंस बिल समझ सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ बिल यहाँ पे मनी बिल होते हैं। ठीक है, मनी बिल, और कुछ बिल कौन से होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पे मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन में वित्त विधेयक लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको चीज़ क्लियर हो पाए। आपने CFI के बारे में सुना है, अच्छे से सुना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी संचित निधि। ठीक है, इससे क्या करना होता है, इससे पैसा निकालना होता है। किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पैसे की जरूरत होती है, तो पैसा कहाँ से आता है, CFI से रिलीज होता है। लेकिन CFI से रिलीज होने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को। ठीक है, वो परमिशन एप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में लेनी पड़ती है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल के फॉर्म में लेनी पड़ती है। इस बिल को हम लोग सप्लाई बिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सप्लाई बिल। और साधारण भाषा में यदि बात करें तो इसको हम लोग स्पेंडिंग बिल भी बोलते हैं। स्पेंडिंग से अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सरकार का खर्चा CFI से तभी निकलेगा जब एप्रोप्रिएशन बिल पारित हो जाएगा। ठीक है, और पारित कौन करेगा, संसद करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप CFI से 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते हो जब तक संसद की परमिशन ना मिले। ठीक है, अब पॉइंट पढ़िए जल्दी जल्दी से। पहला पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग। महाभियोग में आपने पढ़ा था कि महाभियोग का जो प्रपोजल है वो या तो लोकसभा में पहले जा सकता है या फिर राज्यसभा में जा सकता है। किसी भी हाउस में उसको पेश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी किसी भी हाउस में पेश करने का मतलब क्या है, दोनों की पावर यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, ऑर्डिनरी बिल्स में यहाँ पे उसको रिस्टोर करने के लिए दोनों की पावर बराबर है, ये भी पॉइंट ठीक है। C पॉइंट पढ़िए, वित्त विधेयक यानी यहाँ पे फाइनेंस बिल की बात हो रही है, और फाइनेंस बिल में सब कुछ आ जाता है। ठीक, इस रेड बॉक्स में देखिए, पहले इस बॉक्स से आप समझ सकते हैं कि सारे मनी बिल जो हैं वो फाइनेंस बिल होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीसरे ऑप्शन में लिखा वित्त विधेयकों से संबंधित भारत की संचित निधि से व्यय, CFI से पैसा निकालना है तो संसद की परमिशन चाहिए। आपने अभी जस्ट सीखा, संसद की परमिशन का मतलब है राज्यसभा की परमिशन, लोकसभा की परमिशन, यानी दोनों की पावर बराबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति। आपको तो राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है, प्रेसिडेंट की घोषणा से। ठीक है, प्रेसिडेंट की घोषणा से, और इस घोषणा के लिए प्रेसिडेंट साहब को संसद से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, संसद की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सीखा प्रेसिडेंट के द्वारा कभी भी इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, समाप्ति की जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, इमरजेंसी का कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, मान लीजिए कॉन्टिन्यूएशन है, ठीक है, चल रही है, इस कॉन्टिन्यूएशन से लोकसभा सहमत नहीं है। ठीक है, लोकसभा सहमत नहीं है, और लोकसभा ने यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर दिया किस चीज़ के लिए, रिवोक करने के लिए। ठीक है, यानी रिवोक करने के लिए मतलब इस कॉन्टिन्यूएशन को खत्म करने के लिए, या कॉन्टिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए। समझ में आ रहा ना, इस कॉन्टिन्यूएशन को, इमरजेंसी की जो कॉन्टिन्यूएशन चल रही थी, इसको डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तब इमरजेंसी का रिवोक होना मस्ट है। ठीक है, यानी यहाँ पे लोकसभा की शक्ति आपको दिख रही है, यहाँ पे राज्यसभा की शक्ति तो कुछ भी नहीं दिख रही है। ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति पर लोकसभा पावरफुल है। ठीक है, राज्यसभा कमजोर है। तो यहाँ पे जो समान नहीं थी वही बताना था ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समाप्ति पूछा है, ठीक है, यदि प्रोक्लेमेशन पूछ लेगा, स्टार्ट पूछ लेगा, इशू पूछ लेगा, उद्घोषणा पूछ लेगा, तब दोनों हाउस पावरफुल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी को प्रोक्लेम कराने के लिए दोनों हाउस की सहमति चाहिए, दोनों हाउस की सहमति चाहिए। ठीक है, 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ। समझ में आ रहा, यानी आपने पावर देखा होगा राज्यसभा और लोकसभा का, यानी आपने राज्यसभा का और लोकसभा का पावर अलग अलग देखा, प्रोक्लेमेशन में अलग देखा और समाप्ति में अलग देखा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन में आपने दोनों का पावर बराबर देखा और समाप्ति में अलग अलग देखा, लोकसभा का ज़्यादा पावर देखा। ठीक, समझ में आया। चलिए फिर आगे आइए, इसको जल्दी से पढ़िए। पर्याप्त लोक महत्व यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, के मामलों पर चर्चा के लिए अध्यक्ष द्वारा बहस के लिए सप्ताह के 3 दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। इसके लिए सदन को औपचारिक प्रस्ताव यानी फॉर्मल मोशन या वोट की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या चीज़ है, ये आधे घंटे की जो बहस होती है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। 95 देखिए, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त है, ये पूछा है। जल्दी से बता दीजिए। आपको 5 आर्टिकल याद रखना है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, ये एलियंस के लिए नहीं है। ठीक, इंडियन सिटीजन्स के लिए तो सब है। ठीक है, 12 से 35 है ना फंडामेंटल राइट। ठीक है, जिसमें से राइट्स हमारे 14 से आते हैं, 14 से 35, तो 14 से 35 तो सारे इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, जिसमें से 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, इसमें बाहरी व्यक्ति को नहीं है। ठीक, तो इसमें से देख लीजिए कौन सा है,
केवल नागरिकों के लिए पूछा ना, तो यहाँ पे आर्टिकल 30 दिख रहा ना, आर्टिकल 30 के अलावा तो और कोई दिख नहीं रहा। आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक, एलियंस के लिए नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए यहाँ से मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है 96 से ऑनवर्ड, ठीक है। वो हम लोग डिस्कस करते नहीं क्योंकि बहुत आसान होता है, ज़रूरत नहीं है उसकी। चलिए इसके आगे करते हैं। इसके आगे करंट अफेयर्स के हैं, उसको भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आइए जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। हाल ही में संपन्न दस्तलिख भारत और किस देश के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए, बहुत आसान भी है, ठीक है। इंडिया और उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान याद रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 126 आइए। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। मोदी साहब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पुरस्कार किसको मिला? भारत को, पीएम मोदी साहब को मिला, ठीक है। चलिए 127 देखिए। हाल ही में किस देश की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 9 प्रसिद्ध हस्तियों और एक संगठन को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 21 प्रदान करने की घोषणा की? सबसे पहले देखो यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है, ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है किस देश का, ये हम लोगों को यहाँ पे सीख लेना है। क्वेश्चन बस यही पूछा है कि ये पुरस्कार देता कौन है, ठीक है, किसको मिला ये नहीं पूछा है, किसको मिला ये तो उन्होंने बता दिया, 9 प्रसिद्ध हस्तियों को मिला। ये पुरस्कार है बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा सिटीजन अवार्ड कौन सा है? स्वाधीनता पुरस्कार 2021, सॉरी 2021 नहीं, स्वाधीनता पुरस्कार, ठीक। और जो 21 में तो मिला है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 128 देखिए। हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को मार्च 21 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चन साहब हैं, ठीक है, बच्चन साहब। चलिए 129 आइए। पीएम मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग आंसर, बांग्लादेश, मैत्री सेतु बांग्लादेश, ठीक। मैत्री सेतु एक वहाँ पे भी बनवाया है, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान खैर ऑप्शन में नहीं है। चलिए 130 पे आ जाइए जल्दी से। हाल ही में ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चला कि ये गूगल का एक प्रोग्राम है, ठीक है, गूगल का प्रोग्राम है, कौन सा? वीमेन बिल वेब, वीमेन बिल वेब, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है, गूगल का है, याद रखना। ऑप्शन में अमेजन दे देगा, माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ के दूसरा बना सकता है। और गूगल के सीईओ कौन है आप लोगों को पता है? सुंदर पिचाई साहब, ठीक। चलिए 131 देखिए। हाल ही में किस राज्य ने पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला? एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद आ रहा? सुपर इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। कहाँ पे? ये देहरादून में, ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। यहाँ पे वन चिकित्सा से आप क्या समझ रहे हैं? वनों की चिकित्सा नहीं होने जा रही है, ठीक है, चिकित्सा या फिर यहाँ पे हीलिंग जो हो रही है, हीलिंग इंसानों की हो रही है, ठीक है, वन के माध्यम से। क्योंकि जानते हैं ना, प्रकृति एक अपने आप में एक हीलिंग ड्रग है। अच्छी लैंडस्केप देखते हैं तो मन अलग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है, ये वाला सेंस है यहाँ पे वन चिकित्सा का, ठीक। तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया। चलिए 132 आइए। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 21 में अजय देवगन को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो अजय देवगन साहब को नहीं मिला, ये इरफान खान साहब को मिला, ठीक है, इरफान खान, ठीक है। उनकी एक पिक्चर थी अंग्रेजी मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम मूवी थी ना एक, इंग्लिश मीडियम, उसके लिए मिला गया। और फिल्म फेयर अवार्ड वुमेंस में अगर देखा जाए तो कंगना रनौत को नहीं मिला है, ये मिला है किसको? जल्दी से बताइए। तापसी पन्नू को, ठीक है, तापसी पन्नू को। उनकी भी मूवी एक थी थप्पड़, थप्पड़ मूवी के लिए मिला है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हैं, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए 133 देखिए। 21 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की? तो भाई ये तो प्योर रटने वाले क्वेश्चन है, क्या करोगे? न्यूज पढ़ते रहते होंगे तो वहाँ पर भले ही आपको याद आ जाए। ये झारखंड है, ठीक है, झारखंड की एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने खुदाई उदाई की है। चलिए बौद्ध मठ की खोज हुई है, ठीक है, याद रखना। 134 हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी? यानी वीमेंस भी अब आर्म फोर्सेस में जाएंगी, ठीक है, आर्म फोर्सेस में। और ये सऊदी अरब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सऊदी अरबिया अब काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर रहा है, ठीक है, महिलाओं के प्रति। अभी 2-3 साल में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए 135 आइए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने यानी रिसर्चर जो होते हैं ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ना कुछ रोज़ मिल ही रहा है ना। 135 का आंसर जल्दी से जान लीजिए, कहाँ पे मिलेंगे? जहाँ पे हॉटस्पॉट जोन है वहीं पे तुक्का लगा दीजिए, ठीक है, तुक्का ही लगा दो इसमें, इसको याद ही मत करो, बस तुक्का लगाओ। हॉटस्पॉट जोन कौन है? पश्चिमी घाट, ठीक है। आइए 136 आइए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूरवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट है, भारत भारती सम्मान कौन से स्टेट का है? ये तो बहुत यूपी स्पेशल का बहुत पैट क्वेश्चन है ना। ये यूपी का अवार्ड है, ठीक है, तो यूपी ही देगा।
और किसको मिला है ये याद रख लेना, उल्टा ही पूछ लेगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती सम्मान की घोषणा की और ये किसे दिया जाएगा, डॉक्टर सूरबाला को। ठीक, चलिए 137 आ जाइए। हाल ही में निम्न में से किस देश ने LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर पाकिस्तान है। ठीक, चलिए 138 आइए। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 21 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? इसका थीम समझ रहे हैं ना, ये संबंधित किससे तो जान रहे हैं ना, ये बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस, तो ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ होंगी? नई दिल्ली में। ठीक, लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 139 आइए। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की? अच्छा है, आंसर कर्नाटक है। ठीक, ये इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए बेसिकली। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी स्टूडेंट रिसर्च करना चाह रहा है तो उसको ये फाइनेंस करेगा। ये इंस्टीट्यूट, ये जो रिसर्च विंग बनी है ER&D, ये फाइनेंस करेगा। ठीक है, इसमें भी हेल्प करेगा, फाइनेंसिंग में हेल्प करेगा। चलिए 140 आइए। विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 मार्च। ठीक है, बस रटना ही है, याद कर लीजिए, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट 3 पूरे कर लिए हैं। ठीक है, कल से टेस्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक, आप लोग पॉलिटी का टेस्ट पूरा देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें बता रहा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, यहाँ पे हम लोग 3 टेस्ट के बराबर काम करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।